दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बड़ा बेहया पति। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। 34 वर्षीय अविवाहित मीरा इंदौर के सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। जीवन में कामयाबी की ऊंचाइयों को छूने के जुनून में मीरा ने कभी सामाजिक जीवन के बारे में सोचा ही नहीं, या फिर यूँ कहें कि इस और उसका कभी ध्यान गया ही नहीं। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी मीरा अपने स्कूली जीवन में हमेशा टॉप करती थी। उसे प्रथम स्थान पर रहने का जुनून था। फिर कॉलेज में हिंदी साहित्य में गोल्ड मेडलिस्ट रही। यूनिवर्सिटी स्कॉलर के चलते पीएचडी में एडमिशन हुआ और पीएचडी पूरी होने के बाद इंदौर में ही उसका असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सिलेक्शन भी हो गया। अब मीरा के सामने लक्ष्य था असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर, फिर रीडर, हो सके तो कॉलेज वीसी तक की पोस्ट तक पहुंचना। मीरा ने कभी साधारण लड़की की जिंदगी नहीं जी। जीवन के जिस पड़ाव पर लड़के लड़कियां इश्कबाजी करते हैं, क्लास से बंक मारकर घंटों कैंटीन और पार्क में बिताते हैं, वहीं मीरा किताबों की दुनिया में खोई रही। ऐसा नहीं है कि मीरा के परिवार में माता पिता को उसकी शादी की चिंता नहीं थी, लेकिन मीरा हर बार अपने माता पिता को यह कहकर टाल देती थी कि पापा बस इस पद पर पहुंचने दो, इसके बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। और वह पद हासिल करने के बाद मीरा अगले पद को हासिल करने के लिए दौड़ पड़ती। माता पिता को भी अपनी कामयाब बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ता, क्योंकि मीरा कहीं भी गलत नहीं थी। वह जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहती थी। उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। वह ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करना चाहती थी और ज्ञान की रोशनी चारों दिशाओं में फैलाना चाहती थी। इसमें कुछ गलत भी तो नहीं था। इसलिए मीरा के दोनों छोटे भाइयों की शादी कर दी गई। छोटी बहन के लिए भी लड़का देखा जा रहा था, क्योंकि मीरा को तो लीडर बनना था। इसलिए घर वालों ने भी उससे कोई विशेष जिद नहीं की और उसे सपनों के आसमान में उड़ने के लिए खुला छोड़ दिया। अपने 10 वर्ष के शैक्षणिक अनुभव के बाद अब मीरा रीडर बन चुकी थी। अब उसकी उम्र भी 34 साल हो चुकी थी। बहुत लंबे समय से वह इसी कॉलेज में कार्यरत थी, इसलिए कॉलेज के सीनियर स्टाफ और वीसी मैडम की चहेती थी। मीरा के दोनों भाइयों ने अपनी बहन का घर बसाने की पहले भी पुरजोर कोशिश की थी, परंतु वह नाकामयाब रहे थे। परंतु इस बार उन्होंने ठान लिया था कि मीरा की शादी किसी अच्छे खानदानी लड़के से करवा कर ही दम लेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि मीरा पर जिंदगी में आगे बढ़ते रहने का जो भूत सवार है वह कभी नहीं उतरेगा और वह हमेशा शादी के लिए मना ही करती रहेगी। मीरा ने ना लड़कपन खुलकर जिया और ना जवानी एंजॉय की। अब उम्र के इस पड़ाव पर उसकी हम सफ़र से प्यार मोहब्बत की इच्छाएं भी निराश हो चुकी थी। मीरा पहले शादी को टालती रहती थी, परंतु अब उसे शादी में कोई विशेष रुचि नहीं रही थी। उसे लगता था कि इतनी जिंदगी तो अकेले अच्छी खासी बिता ली है, थोड़ी सी और सही, क्यों किसी के गले बंधा जाए, अपनी इच्छाओं के दूसरों के अनुसार जिया जाए। अकेले भी तो बिंदास जिंदगी जी जा सकती है। परंतु मीरा के दोनों छोटे भाइयों ने काफ़ी मशक्क़त करके एक सरकारी नौकरशाह अधेड़ उम्र को तलाश ही लिया। अब क्योंकि मीरा की उम्र काफ़ी अधिक हो चुकी थी, इसलिए उसका हम उम्र लड़का मिलना जरा मुश्किल था। इसलिए माता पिता और दोनों भाइयों की सहमति से एक अधेड़ उम्र 2 बच्चों के पिता, जो कि अहमदाबाद में ट्रेजरी में कार्यरत हैं, उसको मीरा के जीवन साथी के रूप में चुन लिया गया। मीरा को तो इन सांसारिक कार्यक्रमों में पहले ही विशेष रुचि नहीं थी, इसलिए उसने भी अधिक छानबीन या नानुकर किए बिना ही शादी के लिए हाँ कह दी। भाइयों ने शादी में काफ़ी अच्छा रुपया खर्च किया। मीरा से शादी करने वाले
अरुण के कंधों पर उसकी बुजुर्ग माँ और पहली पत्नी से प्राप्त 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी। वह अहमदाबाद में नौकरी करता था, इसलिए फ्राइडे शाम को इंदौर मीरा के पास पहुंचता और सोमवार सुबह जल्दी अहमदाबाद के निकल जाता। अरुण जब इंदौर में मीरा के पास होता तो भी उसे अपनी बुजुर्ग माँ और बच्चों की चिंता लगी रहती, परंतु क्योंकि न तो अरुण नौकरी छोड़ सकता था और न ही मीरा, इसलिए अरुण का आने जाने का यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। किताबों की दुनिया से निकली मीरा को 2 बच्चों की माँ बना दिया गया, परंतु मीरा को इससे कोई शिकायत नहीं हुई, क्योंकि वह अरुण और उसके परिवार के साथ कभी रही ही नहीं। शादी के 4-5 दिन बाद ही वह इंदौर अपने बंगले पर लौट आई थी। इसके बाद दिवाली की पूजा के लिए 2 दिन ही अहमदाबाद में अपने पति व बच्चों के साथ रही और फिर अपनी जॉब पर इंदौर लौट आई। अरुण ही मीरा से मिलने हर सप्ताह आता रहा। शादी को 1 साल होने वाला था। शुक्रवार को अरुण अहमदाबाद से इंदौर मीरा के पास पहुंचा और 2 दिन बाद ही यानी सोमवार को उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी, परंतु अरुण को एनिवर्सरी याद नहीं थी। मीरा ने अरुण के लिए एक महंगा मोबाइल और अपने लिए कुछ साड़ियाँ ऑर्डर की। इस पर अरुण ने पूछा, क्या कोई विशेष त्यौहार आने वाला है? तुम पैसा बहुत बर्बाद करती हो, मुझे महंगे मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे कॉलेज में कोई फंक्शन है तो तुम उसके लिए साड़ी ऑर्डर कर सकती हो, वह अच्छी बात है। अरुण की इस बात पर चिढ़ते हुए मीरा ने कहा, आपको अपने सभी रिश्तेदारों के जन्मदिन व सालगिरह याद हैं, परंतु आपको यह याद नहीं कि सोमवार को कौन सा विशेष दिन है। अरुण बोला, तुम्हारा जन्मदिन है क्या? मुझे तो सचमुच याद ही नहीं है। तलखी भरे सवर में मीरा ने कहा, मेरा जन्मदिन 3 महीने पहले जा चुका है और मेरे चाहने वाले मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बधाइयाँ भी दी थी। मेरा जन्मदिन ना सही, कम से कम एक यह दिन तो याद रख लो। अरुण सोचते हुए बोला, 11 नवंबर यानी हमारी शादी की सालगिरह? सॉरी, मुझे जरा याद नहीं था। नौकरी, घर की जिम्मेदारियां, इन सब के बीच मुझे बहुत सी बातें याद नहीं रहती हैं। मीरा बोली, तो सोमवार को आप छुट्टी ले रहे हैं ना? हम कहीं घूमने चलेंगे। अरुण ने असहज होते हुए कहा, छुट्टी? नहीं, छुट्टी तो नहीं ले सकता, लेकिन दफ्तर से तो छुट्टी मिल जाएगी, परंतु बच्चों के इंटरवल एग्ज़ाम सोमवार से शुरू हैं। मेरा अहमदाबाद में होना बहुत ज़रूरी है। मीरा शादी के बाद से ही अरुण के परिवार और अपने बीच टकराव की स्थिति महसूस करती थी और हमेशा ही समझौता कर लेती थी, परंतु इस बार उसका स्वयं पर कंट्रोल नहीं रहा और उसने अरुण से गुस्से में कह ही दिया, तो क्या आप अपनी अम्मा के कहने पर प्रति सप्ताह इंदौर आने की परंपरा निभाते हैं या फिर आपकी अम्मा ने बखूबी आपको समझा रखा है कि कमाऊ बीवी के साथ रिश्ते को संभाल कर रखना चाहिए? इस पर अरुण को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम कोई स्वर्ग की अप्सरा या हूर परी नहीं हो जो हर सप्ताह मैं तुमसे मिलने आऊँ। अम्मा को बीच में लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे दोनों बच्चे और अम्मा मेरी जिम्मेदारी है। मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकता। दोनों का बातों बातों में झगड़ा काफ़ी बढ़ गया। इस बार अरुण सोमवार को सीधे अहमदाबाद चले गए परंतु हर बार की तरह शुक्रवार को वापस नहीं आए। मीरा ने भी अपनी ईगो के चलते अरुण को मनाना या उससे फ़ोन करना उचित नहीं समझा। ऐसे ही 2 शुक्रवार बीत चुके, परंतु ना तो अरुण मीरा से मिलने आया और ना ही उसका कोई फ़ोन आया। मीरा के कॉलेज की कुछ लड़कियों का टूर अजंता अलोरा की गुफाएं देखने के लिए जा रहा था, जिसकी जिम्मेदारी मीरा को सौंपी गई। टूर शनिवार को जाना तय हुआ। मीरा ने भी टूर की जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। शादी के बाद से ही मीरा ने सैटरडे संडे कॉलेज का एक्स्ट्रा वर्क लेना बंद कर रखा था, क्योंकि यह 2 दिन वह सिर्फ अरुण को देना चाहती थी। क्योंकि पिछले 3 सप्ताह से अरुण मीरा के
से मिलने नहीं आ रहा था, इसलिए इस बार भी अरुण के आने की कोई संभावना नहीं थी। परंतु हमेशा की तरह शुक्रवार सुबह मीरा कॉलेज के लिए निकली तो अरुण का फ़ोन आया और अरुण ने कहा कि मैं शाम को अम्मा और दोनों बच्चों के साथ में इंदौर पहुंच रहा हूं। ट्रेन लेट हो जाएगी, इसलिए हम बस से आ रहे हैं। तुम्हें पहले फ़ोन इसलिए कर रहा हूं ताकि खाना आदि रेडी रखना, क्योंकि बच्चे साथ में हैं। मीरा ने कहा, आप अम्मा और बच्चों के साथ आ रहे हैं, परंतु कॉलेज ने मुझे लड़कियों के टूर की जिम्मेदारी दी है। टूर कल सुबह ही अजंता अलोरा के लिए निकलेगा। वैसे भी पिछले 3 सप्ताह से मेरा बनाया हुआ खाना बर्बाद हो रहा है, क्योंकि तुम तो आए नहीं। फिर इस बार कैसे? लगता है तुम्हारी अम्मा ने पुरजोर कोशिश की है तुम्हें मनाने की कि कमाने वाली बहू से झगड़ा ठीक नहीं। मीरा ने एक बार फिर अरुण को गुस्सा दिला दिया और उसने फ़ोन रख दिया। शुक्रवार शाम को कॉलेज से आते समय मीरा मार्केट से कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए अपनी स्कूटी पर जा रही थी कि अचानक चक्कर सा आ गया और वह सड़क के किनारे पर ही गिर गई। होश आया तो मीरा ने स्वयं को हॉस्पिटल में पाया। कॉलेज स्टाफ के बहुत कुछ नज़दीकी कलीग्स व पड़ोसी सूचना पाते ही हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। डिस्चार्ज मिलने के बाद मीरा के पड़ोसियों ने ही उसे संभाला। बिमला आंटी की बेटी नीतू से मीरा की अच्छी बनती थी, इसलिए उस रात नीतू उसके साथ ही रही। वह अपने घर नहीं गई। अगले दिन सुबह हाथ मुंह धुलवा कर मीरा को चाय नाश्ता करवा दिया। सुबह की सुनहरी धूप निकली तो बालकनी में रखे सोफे पर तकिए आदि लगाकर मीरा के आराम से बैठने की व्यवस्था कर दी। इसके बाद वह अपने घर फ्रेश होने चली गई, परंतु जाते हुए कहकर गई कि दीदी, मैं जल्दी ही लौट कर आऊँगी। अम्मा ने ब्रेकफास्ट बना दिया है, मैं नहा धोकर ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। तब तक नौकरानी भी आ जाएगी। आप अपनी जगह से बिल्कुल मत हिलना, मैं जल्दी ही वापस आती हूँ। आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मेन डोर बंद करके जाऊँगी। रात भर दर्द से मीरा सो नहीं पाई थी। डॉक्टर ने कुछ पेन किलर दी थी जिनका असर धीरे धीरे हो रहा था, परंतु जीवन की उधेड़ बुन के चलते उसे नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर अरुण के शब्द उसे कचोट रहे थे। तुम क्या हुसन परी या सवरक की अप्सरा हो जो मैं तुमसे बार बार मिलने आऊं? शारीरिक दर्द से अधिक अरुण के शब्द नासूर बनकर दर्द दे रहे थे। सर्दी की सुनहरी धूप में मीरा ने हल्की सी झपकी ली ही थी कि जोर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मीरा ने आवाज़ लगाई, कौन है? मैं यहाँ बालकनी में हूँ, यहीं आ जाओ। देखा तो सामने अरुण था। नज़रों से नज़रें मिली। अरुण के चेहरे पर गुस्सा व नाराज़गी साफ झलक रही थी। उसने बनावटी स्वर में कहा, तुम तो कॉलेज टूर के लिए अजंता अलोरा की गुफाएं जाने वाली थी, या फिर माँ और बच्चों को मैं साथ लेकर आ रहा था, इससे तुम खुश नहीं थी, इसलिए बहाना बनाकर टालना चाहती थी। इससे पहले मीरा कुछ बोलती तभी नीतू आ गई। वह चहकते हुए बोली, अरे जीजा जी आप? मैं दीदी से कह रही थी कि आपको फ़ोन करके बता दे, परंतु दीदी नहीं मानी। परंतु सच्चा प्यार जहाँ पर होता है वहाँ पर पता लग ही जाता है। आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। और वह अपने घर चली गई। नीतू के जाने के बाद मीरा ने स्वयं से उठने की कोशिश की, परंतु उसका शरीर बहुत दर्द कर रहा था और अरुण पास ही पड़ी हुई कुर्सी पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। बहुत मुश्किल से मीरा अपने बेडरूम तक पहुंच पाई। अरुण भी मीरा के पीछे पीछे बेडरूम में आ गया। मीरा के कंधे से शॉल सरक गया तो हाथ पर चढ़े हुए पलस्तर को देखकर अरुण बोला, यह तुम्हें क्या हुआ? मीरा ने धीमी शब्दों में पहले दिन शाम की घटना अरुण को बताई। इस पर अरुण और भी अधिक चिढ़ गया। क्या तुम मुझे इस लायक भी नहीं समझती? क्या मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है? दुर्घटना की खबर मुझे दे देती तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम नहीं हो जाती। तुम अपनी ईगो के चलते सब कुछ बर्बाद कर लोगी। मीरा भी अंदर ही अंदर जल रही थी। उसने कहा, अधिकार?
अधिकार ही तो जताते आए हो तुम अब तक, परंतु मेरे अधिकार कहाँ हैं? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम यहाँ पर यह देखने आए थे कि मैं कॉलेज टूर का बहाना बना रही हूँ। तुम्हारे अधिकार हैं और मेरा कुछ भी नहीं। अधिकार ही तो था, जब बच्चों को मूवी देखनी थी तो आप यहाँ का सीडी प्लेयर ले गई। बच्चों के एग्ज़ाम थे, उन्हें पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी तो आप यहाँ से इन्वर्टर ले गई। सर्दी आती है तो आपकी अम्मा के लिए महंगे शॉल और बच्चों के लिए कपड़े इंदौर से ही खरीदे जाते हैं, परंतु मैंने कभी इसकी शिकायत नहीं की। तुम्हारा अधिकार है। याद है जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम पहली बार मुझे इंदौर छोड़ने मेरे बंगले पर आए थे, तो तुमने बंगले को देखते हुए कहा था, बहुत खूबसूरत और बड़ा बंगला है, किसके नाम पर है? मैंने नॉमिनी अपने भाइयों को बताया था तो तुमने कहा कि नॉमिनी बदल दो, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता? तुम्हें अपने अधिकार जताने आते हैं और मैंने अपने अधिकारों की हमेशा बलि ही दी है। आज मीरा ने अरुण पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। वास्तव में अरुण के कहे हुए शब्द मीरा के सीने में कील की तरह गड़े हुए थे। दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि अरुण ने भी गुस्से में कह दिया, तुम औरतों की यही प्रॉब्लम है। 4 पैसे क्या कमाने लगती हो, सिर पर नाचना चाहती हो। बहुत घमंड है तुम्हें अपनी नौकरी का। अगली बार आऊँगा तो तुम्हारी सारी चीज़ें वापस ले आऊँगा और अगर नहीं आया तो किसी के हाथ भिजवा दूँगा। मीरा ने विसाप शब्दों में अरुण से कहा, तुमसे शादी मेरी मजबूरी है, मुझे ढोनी पड़ेगी। मेरे भाइयों ने इसके लिए बहुत मशक्क़त और पैसा खर्च किया है। मैं तुम्हें छोड़ तो नहीं सकती, परंतु मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। घर के दरवाजे मजबूरी में खुल भी जाएंगे, परंतु दिल के कपाट कभी नहीं खुलेंगे। मैं स्वर्ग की खूबसूरत अप्सरा नहीं, परंतु एक स्वाभिमानी नारी हूँ। मुझे अपना स्वाभिमान सर्वोपरि है। मैं कमज़ोर या बेचारी नहीं हूँ। मेरी अपनी पहचान वर्चस्व है, जिसे मैंने अपनी श्रम की मेहनत से कमाया है। मैं चुपचाप तुम जैसे बेहया पति का अत्याचार नहीं सहूँगी। तुम पढ़े लिखे चतुर भेड़िए हो, जो शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक अत्याचार करने में माहिर हो। तुम्हें मुझसे अधिक मेरी प्रॉपर्टी और मेरे पैसे में इंटरेस्ट है। अरुण के माथे की त्योड़ियाँ चढ़ गई। वह तेज कदमों से गुस्से में बाहर जाते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, शायद कभी ना लौटूं। मीरा बहुत मुश्किल से दरवाजे तक पहुंची तो अरुण मेन दरवाजे से बाहर जा चुका था। वह कुछ समय दरवाजे पर खड़ी उसे जाता हुआ देखती रही। मन ही मन सोचा, अच्छा ही हुआ, कब तक भ्रम में जीती। जिस इंसान को मेरे दुख दर्द की चिंता नहीं, उसके साथ रिश्ता रखने का भी क्या फ़ायदा। भ्रम जितनी जल्दी टूट जाए उतना सही है। और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मीरा के पड़ोसी बहुत अच्छे थे, विशेषकर नीतू और उसका परिवार। उसके पड़ोसियों ने उसकी बहुत देखभाल की और वह फिर से अपनी नौकरी पर जाने लगी। मीरा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की की। मीरा ने नीतू की शादी में भी बहुत महंगे गिफ्ट दिए, क्योंकि ज़रूरत के समय वह उसके काम आई थी। अरुण मीरा के जीवन में कभी लौटकर वापस नहीं आया और न ही उसके परिवार की कोई खबर आई। मीरा ने अपनी बची हुई जिंदगी आराम से गुजारी। अपने जीते जी ही मीरा ने अपनी वसीयत में अपने भाइयों के नाम लिखवा दी और भाई भाभीियों ने भी अंतिम सांस तक मीरा को आदर व सम्मान की जिंदगी दी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।